हेलो गाइस, आप सभी का एक बार पुनः अंजल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेटलर्जी के कंसंट्रेशन पर ध्यान दिया है। मेटलर्जी में कंसंट्रेशन आप ओर्स के प्रक्रम पर पूरा अध्ययन किया गया, 4 प्रकार के प्रक्रम का वर्णन किया गया और अब हम इसके आगे के प्रक्रम की चर्चा करने चल रहे हैं। इसके आगे का तीसरा जो हमारा प्रक्रम होता है वो है निस्तापन। क्या है वो? निस्तापन, कैल्सिनेशन। तो आइए हम लोग आज कैल्सिनेशन की बात करते हैं कि कैल्सिनेशन क्रिया क्या होती है और किस चीज के लिए इसका उपयोग होता है। तो अगले प्रकरण यानी तीसरा प्रोसीजर हमारा कौन सा है? निस्तापन। निस्तापन, कैल्सिनेशन, ये हमारा प्रक्रम। तो अब कैल्सिनेशन होता क्या है इसके बारे में जानकारी करना है। वास्तव में जब हम किसी धातु का निष्कर्षण कर रहे होते हैं तो सबसे पहले अयस्क को पीसते हैं। पीसकर उसमें उपस्थित गैंग को हटाने के लिए उस अयस्क का हम सांद्रण करते हैं और जब अयस्क सांद्रित हो जाए तो उसमें अब कुछ ऐसी अशुद्धियां रह जाती हैं जैसे नमी ये रह जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ वाष्पशील अशुद्धियां भी रह जाती हैं। ऐसी वाष्पशील अशुद्धियां जो ऑक्सीकृत नहीं होती, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीकरण की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली वो वाष्प के रूप में निकल जाती हैं। तो ऐसी वाष्पशील अशुद्धियां और नमी, अयस्क में उपस्थित नमी, ये दो चीजें इससे दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे, इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए कैसे डिफाइन करना है। तो परिभाषा बनती है, गौर करना, इसमें कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इनको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। जब भी इसका हमें डिफिनेशन देना हो तो हम उन घटकों को पहले क्लियर कर लेते हैं जिन जिन शब्दकोशों को इसमें लाना है। अब निस्तापन एक ऐसी क्रिया है जो किसके लिए उत्तरदायी है, किसके लिए किया जाता है? तो सिंपल सा वर्ड है, इसका इस्तेमाल हम हमेशा सांद्रित अयस्क पर ही करते हैं, यानी सांद्रित अयस्क का ही निस्तापन किया जाता है। तो सबसे पहला शब्द हम ये कलेक्ट करेंगे, निस्तापन किसका होता है? तो हम कहेंगे निस्तापन सांद्रित अयस्क का होता है। किसका होता है? सांद्रित अयस्क का होता है। एक बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात, कैसे होता है और क्या निकाला जाता है? तो सिंपली सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर, उच्च ताप, अब इतना ताप दीजिए लेकिन वो गलनांक के नीचे ही होना चाहिए। ताप को आप बढ़ा सकते हैं पर ध्यान रहे कि जितना उसका गलनांक हो अयस्क का, उससे नीचे ही होना चाहिए। अयस्क के गलनांक से ऊपर नहीं जाना चाहिए ताप। तो इसलिए ताप को उच्च तो कहा जाएगा पर गलनांक के नीचे का शब्द प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें उपस्थित कौन कौन सी अशुद्धियां? दो चीजें। पहला, वाष्पशील अशुद्धियां, ऐसी अशुद्धियां जो वेपराइज होकर निकल जाती हैं वो, और साथ में नमी। अच्छा, नमी कब आती है? या नमी जब भी अयस्क के अंदर होती है तो ज्यादातर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी जल के अणु उसके साथ जुड़कर हाइड्रेट के फॉर्म में आ जाते हैं। तो अक्सर ये हाइड्रेटों के अंदर ही ये क्रिया संपन्न होती है। अगर हमारा अयस्क कैसा है? हाइड्रेटेड फॉर्म में है, जल युक्त है, क्रिस्टल बेस में है, या जल का क्रिस्टल उसके अंदर बना हुआ है, तो हम इसको आसानी से निस्तापन करके हटा सकते हैं। राइट, अब चलते हैं एक बार पूरे प्रक्रम को रिफ्रेश करते हैं, अर्थात इसको क्लियर करते हैं। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? ध्यान रहे, 3 बातों को जरूर ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये भी ध्यान देना है कि क्या इसमें वायु की उपस्थिति जरूरी है या वायु की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको कंफर्म करना जरूरी है। गौर करना है कि इस क्रिया में चूंकि हमें सिर्फ नमी और वाष्पशील अशुद्धियों को हटाना है, ऑक्सीडेशन नहीं कराना है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा, यानी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा। तो 4 बातें आप एक बार पुनः ध्यान दे दीजिए। वायु की क्या होनी चाहिए? अनुपस्थिति होनी चाहिए। दूसरी बात, सांद्रित अयस्क का ही
उपयोग यहाँ करना है। तीसरी बात, उच्च ताप तक गर्म करना है परंतु गलनांक के नीचे। ताप उतनी देनी है कि उच्च तो हो लेकिन गलनांक के नीचे हो। और चौथी चीज ये है कि इसमें से किन किन इम्प्योरिटीज को आइसोलेट करना है, दूर करना है। तो चार बातें हमें इसे ध्यान में रखना होगा। अब ये चार बातें ध्यान में रखते हुए इनको सेट कर देते हैं शब्दकोश को। इसका डेफिनेशन बन जाता है। तो किसको या किसकी अनुपस्थिति में? सिंपली वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को, यहां पे हम परिभाषा लिख कर भी देख सकते हैं, वायु अनुपस्थिति में किसको? सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर परंतु गलनांक के नीचे, गलनांक के नीचे गर्म करके, गर्म करके उसमें उपस्थित, उसमें उपस्थित नमी व वाष्पशील अशुद्धियां, वाष्पशील अशुद्धियों को पृथक करना या करने की क्रिया, पृथक करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। हाइलाइटेड कर देंगे इसको, निस्तापन, ये हो जाएगा कहलाती है, कहलाती है। एक बार पुनः ध्यान देना है सभी को। देखिए ये क्रिया बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम जोर दे के पढ़ेंगे, कंफर्म कर लेंगे। जब कंफर्म हो जाए तभी आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से हम निस्तापन के बारे में जानेंगे, कैसे इसके शब्दकोश को सेट करना है। पहले आप इसको व्यवहारिक तौर पर अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, फिर उसी को शब्दकोशों में बयां कर। देखिए मैं आपको पीछे से भी कई बार बता चुका हूं कि पीछे चर्चा हो चुकी है कि कभी भी साइंस को जब भी आप डिफाइन करो, आप रट के मत करो, आप उसके प्रोसीजर को पहले कंफर्म कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब उसमें कौन कौन से शब्दकोश आ रहे हैं और उनकी साज सज्जा कैसे करनी है, बस यही चीज आपको सेट करना होता है। तो आइए समझते हैं, अर्थात व्यक्त करते हैं परिभाषा को। तो उन चार बातों को ध्यान में रखकर, चार बातें उन कौन कौन सी हैं हम उनको हाईलाइटेड कर लेते हैं। पहला तो वायु की क्या होनी चाहिए? उपस्थिति होनी चाहिए। किस चीज को हमें क्या करना है? सांद्रित अयस्क को कितना गर्म करना है? उच्च ताप पर परंतु गलनांक के नीचे तक गर्म करना है। और गर्म करके क्या हटाना है? नमी और वाष्पशील अशुद्धियां। बस ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं को साज सज्जा शब्दकोशों से सजा दीजिए, सेट कर दीजिए, परिभाषा आपकी आ जाती है। राइट। तो एक बार पुनः ध्यान दें, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उच्च ताप पर परंतु गलनांक के नीचे गर्म करके उसमें उपस्थित नमी व वाष्पशील अशुद्धियों को पृथक करने की क्रिया निस्तापन या कैल्सिनेशन कहलाती है। तो शायद परिभाषा आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। और अब हम इसकी कुछ शर्तों की बात कर लेते हैं। जैसे निस्तापन किन किन पदार्थों का होता है? मान लीजिए हमारा सांद्रित अयस्क
किस रूप में हो कि उसका निस्तापन जरूरी होता है। गौर कीजिएगा, निस्तापन उन्हीं अयस्कों का किया जा सकता है जो अयस्क या तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में होती हैं या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में होती हैं या फिर हाइड्रोक्साइड फॉर्म में होती हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि जब आपका अयस्क नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस समय हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स जो भी बनता है, जो भी जलयुक्त तो आपका अयस्क बनेगा कंपाउंड के फॉर्म में, वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होगा या फिर ऑक्साइड के अलावा हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हो सकता है या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में हो सकता है। तो ये तीन फॉर्मों में अक्सर रहता है। अब इनका जब निष्तापन किया जाता है, जब इनको गरमाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा दो चीजें इनसे हट सकती हैं, एक नमी हटती है और दूसरा वाष्पशील अशुद्धि हटती है। ये जो दोनों जब भी हट जाएंगे तो उस अयस्क की सतह में जब ये जमा वहां पे हुए थे नमी और वाष्पशील अशुद्धि, तो अगर हमारी नमी वहां से वाष्प बनकर निकल जाती है, जलवाष्प बनकर निकल जाती है, तो वो स्थान रिक्त हो जाता है, उसमें सूक्ष्म छिद्र हो जाते हैं। उन छिद्रों के कारण आपका अयस्क पोरस नेचर का हो जाता है, अर्थात सरंध्र नेचर का हो जाता है। तो ऐसे में अब जब सरंध्र नेचर का अयस्क हमें प्राप्त हो जाता है तो उसका अपचयन करने में आसानी हो जाती है। तो इसका एक बड़ा इफेक्ट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर इस नमी को हटाने की ज़रूरत क्या हुई। अगर नमी को हटाया गया तो उसमें परिवर्तन किस प्रकार हुआ और किस चीज़ में आसानी होगी। नमी के हटने से क्या चीज़ आसान हो जाएगा इसका, तो यही चीज़ आपको बताना है कि अगर आपके अयस्क में नमी है और अगर हमने उसका निष्तापन किया और नमी हट गई, तो नमी जिस सतह के जिस बिंदु से हट रही है, उसके पोर से हट रही है, तो स्वाभाविक है जल का वो बिंदु रिक्त हो जाएगा और उसके अंदर सूक्ष्म छिद्र के रूप में वो बन जाएगा। और अगर हमारा अयस्क छिद्रयुक्त हो गया यानी सरंध्र नेचर का हो गया, तो एक सरलता उसमें जरूर आएगी। सरंध्र होने की वजह से उसके अंदर अपचयन क्रिया बड़ी ही सरलता से होगी, यानी उसका अपचयन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। इसीलिए निस्तापन करना भी जरूरी होता है, राइट। तो ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं कैसे किसका होगा। मैंने अभी भी बात की कि अक्सर वही अयस्क इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जो हाइड्रोक्साइड फॉर्म में होते हैं या फिर ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं या कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं। तो अगर इस फॉर्म में है तो कैसे उसमें से नमी हटेगी और वाष्पशील अशुद्धियां कौन सी हटेंगी, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, बॉक्साइड लिया, Al2O3 इंटू 2H2O, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड Al2। अभी कल इसकी अगले वीडियो में इसकी चर्चा की गई थी पीछे, जो हमने आपको बता रखा था। अब आपको ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर जल आपका हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, अर्थात जल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है अगर जल डायरेक्टली क्रिस्टल बेस में आके जुड़ गया है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, यानी हाइड्रेट के फॉर्म में ये हमारा यौगिक है इस समय। तो अब हमें क्या करना है, इसको हीट कर देना है। पर कैसे, वायु की अनुपस्थिति में। जैसे इसको हीट करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कैसे, वायु की अनुपस्थिति में कैसे गर्म करना है, वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें से नमी हट जाएगी। नमी क्या बन जाएगा, नमी जलवाष्प बनकर निकल जाएगा। ये आपकी नमी जलवाष्प बनकर हट गई, चूंकि गर्माएंगे तो जलवाष्प बनकर ही नमी भागती है आसानी से। और बचेगा क्या हमारे पास, Al2O3। क्या बचेगा, Al2O3। तो आपने देखा कि इस समय जब बॉक्साइड
हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स था और उसको हमने गर्म किया वायु की अनुपस्थिति में, तो हमारा जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स था अर्थात जो हमारा जल का अणु था वो जलवाष्प बनकर निकल गया और हमें क्या प्राप्त हुआ, Al2O3 के रूप में आपका ऑक्साइड प्राप्त हुआ। नमी हट गई, शेष हमारा ऑक्साइड बच गया। अब ये जो ऑक्साइड आपको मिलेगा वो किस नेचर का होगा, वो सरंध्र नेचर का होगा, अर्थात वो पोरस नेचर का होगा, यानी वो छिद्रयुक्त होगा। अब उसको अब आसानी से अपचयित किया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले अगर नमी है तो अपचयन करने में कठिनाई होती है, इसीलिए ये रास्ता आपका आसान हो जाता है अगर निस्तापन कर दिया जाता है तो अपचयन आसान हो जाता है। मान लीजिए इसके अलावा हम कार्बोनेट का कोई कंपाउंड लेना चाहते हैं, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, CaCO3, क्या ले लिया, CaCO3। इस समय ये हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स नहीं है, यानी इसके साथ कोई जल का अणु नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी जब इस प्रकार के पदार्थ को हम गर्म करेंगे, उसको हीट करेंगे, तो इसका भी निस्तापन होगा। वायु की अनुपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाएगा तो बनेगा क्या, आप जानते हो, ताप जब भी इसको दिया जाता है तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक CaO बनाता है और दूसरा CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो ये आपका वाष्पशील अशुद्धि था। क्यों, इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी, अपने आप ये क्या किया, वाष्पशील नेचर के रूप में अनिवाष्प बनकर निकल गया बिना ऑक्सीकरण के। तो ऐसे में ऐसी अशुद्धि ही आपकी यहाँ से हट पाएगी। ठीक है, कुछ अशुद्धि ऐसे भी होते हैं जो वाष्पशील तो होते हैं, लेकिन जब तक वो ऑक्सीकरण नहीं करेंगे तब तक वो वाष्प में नहीं बदलेंगे, तो ऐसी अशुद्धियां तो इससे नहीं हट पाएंगी। वही आप वाष्पशील अशुद्धि हटेगी जो बिना ऑक्सीकरण के वेपराइज हो सकती है, यानी वाष्प में गैसीय अवस्था में आ सकती है। तो ये हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट का जैसे ही हमने गर्म किया और ये दो भागों में टूट गया तो CO बना और CO2 वाष्पशील अशुद्धि के रूप में निकल गया और जो हमें प्राप्त हुआ वो ऑक्साइड फॉर्म में प्राप्त हुआ। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि एल्यूमिना यानी बॉक्साइट का जब हमने निस्तापन किया तो यहाँ जो प्राप्त हुआ सरंध नेचर का वो क्या बना, वो Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना। और यहाँ भी जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट का निस्तापन किया तो यहाँ भी हमें क्या मिला, ऑक्साइड फॉर्म में ही सरंध नेचर का पदार्थ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोक्साइड का भी कोई लेंगे तो उससे भी आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ की जो शर्त है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब नमी और वाष्पशील अशुद्धि आप हटाते हो तो पहली बात किससे हटाओगे, किसी ऑक्साइड फॉर्म में जो भी आपका बना रहेगा, ऑक्साइड फॉर्म में आपका कोई भी अयस्क हो सकता है और हाइड्रेटेड हो सकता है। अगर ऑक्साइड में है या हाइड्रोक्साइड में है तो वो हाइड्रेटेड होगा, अर्थात उसके साथ जल का जुड़ा होना अनिवार्य है। और अगर आपने कार्बोनेट फॉर्म में लिया है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसके साथ जल जुड़े, हाँ उसके साथ डायरेक्टली वाष्पशील अशुद्धियां हट सकती हैं। अगर जल का अणु जुड़ा भी है तो कोई बात नहीं, जलवाष्प बनकर निकल सकता है, बाकी ये वाष्प के रूप में CO2 भी निकलेगा। तो इन उदाहरणों से या इन रासायनिक अपक्रियाओं से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि निस्तापन के दौरान नमी और वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, अयस्क से अलग हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारा अयस्क कैसा हो जाता है, सरंध्र हो जाता है, जिससे अपचयित करने में आसानी होती है। तो ये है हमारे पास निस्तापन का गुण। तो सबको समझ में आ गया निस्तापन की क्या प्रोबेबिलिटी थी। चलिए